मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार दोनों का शक्ति प्रदर्शन था और देखिए जैसे ही शरद पवार मंच पर पहुंचते हैं किस तरीके से इनको स्वागत किया जाता है। देखिए हेलो पवार साहब तुम आगे बढ़ो। अरे देश का नेता कैसा हो। मी 2 मिनिटात भाषण पूर्ण करतोय। जरा शांत शांत शांत। राजेंद्र कांबळे, अब कल्पना कीजिए जब शरद पवार जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि ये ना भूलें एनसीपी का मतलब शरद पवार, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे शरद पवार ने खड़ा किया। एक जमाने में वो महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी का वजूद बनाया और एनसीपी माने शरद पवार। और जिस दिन वो जमीन पर उतर जाएंगे, कल्पना कीजिए वो तमाम विधायक जो शरद पवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए हैं, उनका क्या हश्र होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आज अजीत पवार का भी शक्ति प्रदर्शन था। शरद पवार की ताकत क्या है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मंच पर देख सकते हैं, मंच पर सबसे बड़ी तस्वीर शरद पवार की है। यानी कि कहीं ना कहीं अजीत पवार भी लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश, राजनीतिक वजूद बनाने की कोशिश शरद पवार के जरिए कर रहे हैं। मंच से प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये तमाम लोग कह रहे थे कि अब भी शरद पवार हमारे नेता हैं। तो बड़ा प्रश्न ये कि अगर शरद पवार आपके नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में क्यों जाके बैठ गए? ईडी के केसेस से, जांच एजेंसीज के केसेस से ऐसे क्यों डर गए कि तुम उनकी गोद में जाकर बैठ गए? दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने शो पेश करने जा रहा हूं वो बहुत ही दिलचस्प है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेशक अजीत पवार के पास इस वक्त ज्यादा विधायक हैं, मगर कानूनन, संवैधानिक तौर पर, नैतिक तौर पर इन तमाम मोर्चों पर वो फेल होते नजर आ रहे हैं। और किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का एक फैसला मोदी, बीजेपी और अजीत पवार के गले की फांस बन सकता है। और यही नहीं, एकनाथ शिंदे, उनको लेकर एक बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है जो आज मैं आपके सामने तथ्यों के जरिए रखने वाला हूं। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यह है अजीत पवार का मंच जहां वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। दोस्तों, जो खबर आ रही है और वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस खबर के मुताबिक कि अजीत पवार के मंच पर कुल 29 विधायक थे, जिसमें एक स्वतंत्र विधायक है जो एनसीपी का सदस्य नहीं है मगर वो अजीत पवार समर्थक है। यानी करीब 28 एनसीपी के विधायक इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं। और इसके अलावा जहां 28 विधायक उनके साथ हैं तो उसी तरह से 4 MLCs उनके साथ हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक उन्हें 2/3 विधायक चाहिए, यानी 53 में से करीब 37 से 38 विधायक चाहिए। और ये जो संख्या है आपके सामने करीब 29 विधायकों की, जिनमें 28 विधायक एनसीपी के हैं, वो 37 से बहुत कम है। मगर अब मैं आपके सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का फैसला बतलाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। याद कीजिए, जब शिवसेना का मामला उनके सामने गया था तब इस फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर लागू ना हो, इसके लिए जरूरी सिर्फ यह नहीं है कि विधायक दल से 2/3 सदस्य अलग हो जाएं, नहीं, सिर्फ विधायक दल से नहीं, पूरी राजनीतिक पार्टी से जब तक 2/3 सदस्य अलग नहीं होंगे, जिनमें MLCs, सांसद, तमाम जो कार्यकारी पद पर लोग बैठे हुए, तब तक एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और हम यह ना भूलें कि इस वक्त अजीत पवार के साथ 28 विधायक हैं, 28 विधायक मंच पर दिखाई दिए। वो 28 विधायक जिन्हें इस बात का डर है कि कहीं जांच एजेंसीज उनके घर में दस्तक ना दे दे, कुंडी ना खड़का दे, जेल ना भेज दे। क्योंकि इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, तीनों पर गंभीर मामले थे और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए।
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस वक्त कानूनन, संवैधानिक तौर पर और सुप्रीम कोर्ट की निगाह से अजीत पवार का मोर्चा जो है वो गलत है, और अगर यह मामला आगे बढ़ा तो वो डिस्क्वालिफाई भी हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, बेशक आने वाले दिनों में उनके साथ 37 से 40 विधायक हो जाएं, जिसकी संभावना जतलाई जा रही है, बावजूद उसके एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ था आपके स्क्रीन पर कि 2/3 लोग पूरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग होने चाहिए, तभी उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का फैसला वो बीजेपी और अजीत पवार के गले की फांस बनने वाली है। मगर मुद्दा वो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि नैतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर इस वक्त अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त मुश्किल में है। जैसे मैंने बताया कि जो लोग एनसीपी के समर्थक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुकाम शरद पवार का है। पूरी दुनिया देख रही है कि अजीत पवार निजी स्वार्थों के चलते, अजीत पवार इस डर को लेकर कि कहीं मुझे जेल ना भेज दिया जाए, वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। पूरी जनता ये देख रही है, पूरी महाराष्ट्र ये देख रही है, और यही वजह है कि चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, जनता की सहानुभूति उनके साथ है। यकीनन इस वक्त जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन है, वो एक बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है। उनका यह मानना है कि हमारे साथ शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे है, हमारे साथ अजीत पवार है और हमारे साथ बीजेपी है। जब इन तीनों की ताकत मिल जाएगी तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मगर जनता यह भी देख रही है कि किस तरह से बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ नाइंसाफी हुई, किस तरह से साम दाम दंड भेद से संवैधानिक मान्यताओं को पलटा गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट तो साफ तौर पर कह देता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि स्पीकर का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना होता है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना होता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दे दिया होता और अगर वो विधानसभा के पटल में पहुंचे होते, विश्वास मत हासिल करते, तो हम उनकी सरकार को फिर से बहाल कर सकते हैं। यानी कि संवैधानिक तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो हैं वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर भारी हैं। राज्य की जनता देख रही है कि हर कीमत पर किस तरह से गुजरात लॉबी जो है वो मराठियों पर हावी हो रही है। गुजरात लॉबी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हर कीमत पर मराठी अस्मिता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यह वहां की जनता देख रही है और आने वाले वक्त में यह मुश्किल पैदा कर सकती है। मैं एक बात बता दूं, और यह बहुत बड़ा अगर है, अगर वाकई शरद पवार विपक्ष के साथ बने रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में शरद पवार क्या फैसला करेंगे, और मैं यह भी नहीं जानता हूं कि क्या पर्दे के पीछे शरद पवार कोई डबल गेम खेल रहे हैं। अगर शरद पवार विपक्ष के साथ रहते हैं, यानी कांग्रेस के साथ रहते हैं, उद्धव सेना के साथ रहते हैं, और बावजूद उसके भाजपा का मोर्चा जो है वो जीत जाता है, तो अजीत पवार का नाम महाराष्ट्र की सियासत में अमर अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। क्योंकि अजीत पवार ने शरद पवार के रहते हुए उनको पटखनी दे दी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मगर जैसे मैंने कहा ना, वक्त अभी बहुत लंबा है, अभी चुनावों में वक्त है। रोहित पवार जो कि शरद पवार के उत्तराधिकारी कहे जा रहे हैं, उनके पौत्र हैं, उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम सही हो, अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल को चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुम सही हो तो मंच पर शरद पवार की तस्वीर क्यों लगा रहे हो? किस बात का डर है? बगैर शरद पवार के आशीर्वाद के, बगैर उनकी तस्वीर के आगे बढ़ के दिखाओ ना। 82 साल के शरद पवार जब जनता के बीच जाएंगे और इमोशनल अपील करेंगे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीपी का कट्टर समर्थक किस तरफ जाएगा? वही एनसीपी का कट्टर समर्थक जो देख रहा है कि अजीत पवार किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं जो बहुत धमाकेदार है। दोस्तों, आज नागपुर में एक कार्यक्रम था, आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत
कौन कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। मगर आप जानते हैं स्वागत किसको करने जाना था? स्वागत करने जाना था एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को फरमान जारी हो जाता है कि आप नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे अपना नागपुर का दौरा रद्द कर देते हैं। उल्टा देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने जाते हैं। पर्दे के पीछे कई तरह की खबरें आ रही हैं। इस वक्त एकनाथ शिंदे ग्रुप के कई विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि अजीत पवार आ गए हैं। अब इससे पहले उन्होंने क्या शिकायत की थी कि भाई हमें अजीत पवार के अंडर काम नहीं करना है, अजीत पवार हमें आदेश देते हैं। अब सोचिए आने वाले दिनों में उन्हें अजीत पवार के अंडर काम करना पड़ेगा, और अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिसकी सुगबुगाहट है, तो सोचिए फिर क्या हालत होगी। सबसे बड़ी बात, अजीत पवार ने न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जतलाई, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का अपमान किया। सुनिए अजीत पवार ने आज क्या कहा। मेरे दिल से इच्छा थी पार्टी आगे बढ़े, हमारे विधायकों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने कहा मैं जन कल्याण के लिए अपनी कुछ योजनाएं लागू करने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा हम इतने दिनों से शरद पवार की छाया में थे, नेता ने जब जब जैसे बोला हमने किया, लेकिन सबका समय होता है, हम सबका अपना एक मत है। अगर इतिहास देखो तो लोकशाही में कई बार ऐसे होता है। आगे शरद पवार का अपमान करते हुए वो कहते हैं, अजीत पवार ने अपने चाचा 83 साल के शरद पवार पर चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि शरद पवार हमारे भगवान हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार एनसीपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई, सोनिया गांधी ने कहा था कि एनसीपी को मुख्यमंत्री पद देना पड़ेगा, इसके बावजूद कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। अभी तक एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। अब एकनाथ शिंदे क्यों मुश्किल में, आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह आर्टिकल देखिए दोस्तों। इस आर्टिकल के मुताबिक कुछ दिनों पहले एक विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी, और उस विज्ञापन में कहा था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में एकनाथ शिंदे। यह भी कहा गया था कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा है। कहा नहीं गया था, एक तरह से उसका लॉजिक यही था। जब से वो पोस्टर आया है तभी से भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में लग गई है कि किसी भी कीमत पर अजीत पवार को अपने साथ लाना है, और उनके साथ फिर 40 एनसीपी के विधायक आ जाएंगे। इस कोशिश में लगातार बीजेपी थी। यानी कि वो विज्ञापन एकनाथ शिंदे की गले की फांस बन गया।